हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अब हम आ गए हैं उसके एक तरफा टॉपिक के ऊपर, विच इज कैपिलैरिटी। जी हाँ, आपने स्कूल में क्लासेस में ये टर्म जरूर सुना होगा, क्योंकि ये लिटरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं और आपको लेके आते हैं इसकी पहली वाली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, कैपिलैरिटी का पूरा फंक्शन समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी होता है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है समझना बेटा, यहां कैपिलैरिटी को समझने से पहले सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है समझना कि कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। ऑब्वियसली जैसा नाम है वैसा काम है, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है बेटा, एक सिलेंड्रिकल सी ट्यूब होगी, ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जितना मोटा ऊपर का एंट्री वाला एंड होगा उतना ही मोटा नीचे का एग्जिट वाला एंड होगा। बस वो बहुत पतली ट्यूब होती है, बहुत ही ज्यादा पतली ट्यूब होती है। तो ऐसी पतली ट्यूब को कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ऐसी इतनी पतली ट्यूब को कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं पूरी बात बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इतनी पतली सी जो ट्यूब होती है इसे कहा जाता है बेटा कैपिलरी ट्यूब। यहां पे भी एग्जिट एंड और एंट्री एंड जो है अपन ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, आगे पूरी बात समझ। बट होता क्या है कि जब मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा ना, तो इतनी छोटी सी ट्यूब मैं लेकर के नहीं चलूंगा, मैं इसका मैग्नीफाइड वर्जन लेकर के चलूंगा, ताकि मैं सारे फोर्सेस को बाकायदा आपको दिखा सकूं। लेकिन आपके दिमाग में ये वाला फंडा एकदम सेट हो जाना चाहिए कि जब कैपिलरी ट्यूब का शब्द आपके सामने प्रयोग किया जाए तो आपको पता हो एक ऐसी ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत यूनिफॉर्म है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, और बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और बहुत ही पतली ट्यूब होती है। आगे पूरी बात समझ। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब व्हिच हैज अ वेरी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट इज वेरी थिन ट्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये होती है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब। एक तो ये वाला फंडा दिमाग में क्लियर कर लो। उसके बाद दूसरा फंडा क्या होता है, अधेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। अब सर अधेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, तो एक काम करो बेटा, जल्दी जा करके कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दो मुझे कि सर आपने इस टाइम पे ये पूछा कि अधेसिव और कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो सर मुझे तो ये लगता है कि अधेसिव फोर्स ऐसा होता है, कोहेसिव फोर्स ऐसा होता है। हालांकि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख करके रखे होंगे, बट रिटेन क्या करा है वो भी तो पता चले कि रिटेन क्या करा है। तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ, जल्दी लिख दो सर अधेसिव और कोहेसिव फोर्सेस हमारे तो सर ये होते हैं। चले ठीक है, काम कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा आ जाइए, तो अधेसिव फोर्स क्या होता है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, मान ली एक पानी का मॉलिक्यूल और एक टेबल का मॉलिक्यूल। ठीक है, एक पानी का मॉलिक्यूल और एक टेबल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसे कहा जाएगा अधेसिव फोर्स। ठीक है, वहीं अगर दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है तो उसे कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है पानी वाले केस में, मतलब वाटर वाले केस में होता क्या है बेटा कि वाटर का जो अधेसिव नेचर होता है, दिस इज मोर डोमिनेंट व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स ओन कोहेसिव नेचर। व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स ओन कोहेसिव नेचर, पानी में अधेसिव नेचर ज्यादा होता है, कोहेसिव नेचर जो है वो कम होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने पानी को ऐसे, अगर इसके ऊपर डाल दिया पानी, ठीक है, तो पानी जो होगा ना वो थोड़ा सा ऐसा सरफेस फॉर्म करेगा जिसको देख करके ही समझ में आ जाता है कि जो पानी का सरफेस है ना, ये दरअसल ट्राई कर रहा है टेबल के सरफेस पे फैलने का। ठीक है, ये दरअसल ट्राई कर रहा है टेबल के सरफेस पे फैलने का। तो ये होता है पानी वाले केस में, जहां पे पानी का जो कोहेसिव नेचर, पानी का जो अधेसिव नेचर है वो ज्यादा डोमिनेंट है एज व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स ओन कोहेसिव नेचर। ठीक है, चलो आगे पूरी बात समझ। पानी वाला केस लिया था, ये पूरा क्लियर। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं आपके सामने मर्क्यूरी का। दूसरा केस आपके सामने लेते हैं मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी बोले तो Hg। अब मर्क्यूरी में क्या होता है ना, मर्क्यूरी का जो कोहेसिव नेचर होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है एज व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स अधेसिव नेचर। मर्क्यूरी का जो कोहेसिव नेचर होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है एज व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स ओन अधेसिव नेचर।
मरकरी दूसरे में चिपकने का ट्राई नहीं करता। मरकरी जो होता है वो दूसरे में चिपकने का ट्राई नहीं करता, वो खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसका इतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो ऐसा कुछ शेप बनाएगा जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। मरकरी वाला केस बता रहा हूं जहां पे कोहेसिव नेचर डोमिनेंट होता है एज वन कंपेयर टू इट्स एडहेसिव नेचर। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई रेस्टिंग प्लेन है तुम्हारे पास, ये हमारे पास कोई रेस्टिंग प्लेन है। अब जब मरकरी की बात की जाएगी ना बेटा, तो मरकरी कुछ ऐसा ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेगा। मरकरी जो होगा ना वो ऐसा कुछ ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेगा। अब आप पानी से अगर कंपेयर करें मरकरी को तो वो क्लियरली विजिबल है कि ये ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और ये बहुत ही कम एरिया में अपने आप को सिमटा करके रख रहा है। इसका मतलब इसका जो कोहेसिवनेस है वो ज्यादा होती है एज वन कंपेयर टू इट्स ओन एडहेसिवनेस। आगे पूरी बात समझ में पक्का क्लियर है? तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप। ठीक है, ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। तो मतलब अगर मैं वाटर की बात करूं ना तो वाटर के अंदर टेंडेंसी ज्यादा है ग्लास पे चिपकने की। ठीक है, मैं दरअसल 3 तरह के मीडियम्स के आपके सामने बात करूंगा। एक तो मैं आपके सामने वाटर का जिक्र करूंगा, दूसरा मैं आपके सामने मरकरी का जिक्र करूंगा, और ये दोनों को ही ना मैं बाद में फिलअप करने वाला हूं एक ग्लास कंटेनर के अंदर या एक ग्लास ट्यूब के अंदर, जो कि बहुत ही पतला ट्यूब होगा, तो उसे कैपिलरी ट्यूब तुम बोल देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वाटर जो होता है ना, वाटर का एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, मतलब वो ग्लास में चिपकने का ट्राई करेगा। क्या बोला मैंने? वाटर का एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो वो ग्लास में चिपकने का ट्राई करेगा। लेकिन मरकरी जो होता है उसका एडहेसिव नेचर बहुत कम होता है, उसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, अपने आप में रहने का ज्यादा ट्राई करेगा, तो ग्लास में चिपकने का ट्राई नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब इसी फंडे को दिमाग में रखते हुए कहानी को जरा आगे बढ़ाया जाए। और जी हां, स्लाइड पे लिखा हुआ हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू एवरी स्टेटमेंट ऑफ द स्लाइड, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि बच्चों को आता रहता है बहुत कुछ, लेकिन वो स्कूल में एग्जैक्टली सही टर्म्स में अपना आंसर रिप्रेजेंट करके नहीं आ पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज ऑल द टेक्निकल टर्म्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। ठीक है, चले अब जरा देख लें। अ ट्यूब विथ अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ऐसे ट्यूब को कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इसकी हम पहले ही बात कर चुके थे, आगे बढ़ा जाएगा। When one end of a glass capillary tube open at both the ends is dipped in a liquid like water which wets the tube। लिक्विड की ना खास बात, अगर ये वाटर की बात की जा रही है तो वाटर में कहा गया है कि इट वेट्स द ट्यूब। वाटर के बारे में कहा गया है कि इट वेट्स द ट्यूब। अगर पानी आपने भर दिया है ग्लास के अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्यूब भी क्या है, ग्लास की ट्यूब होगी ना, तो मान लो अगर पानी को भर दिया आपने ग्लास ट्यूब के अंदर, तो होने क्या वाला है बेटा कि पानी जो होता है वो एडहेसिव नेचर का होता है। पानी का नेचर क्या होता है बेटा? एडहेसिव नेचर होता है। तो जब वो ग्लास ट्यूब पे जाएगा या जब ग्लास ट्यूब के अंदर आप पानी को भर दोगे तो वो जो पानी है उसका नेचर कैसा है? एडहेसिव नेचर है, मतलब वो ग्लास ट्यूब में चिपकने का ट्राई करेगा। अब जब मैं ग्लास ट्यूब से पानी को निकाल भी लूंगा ना अगर, तो मुझे क्या समझ में आता है कि ग्लास ट्यूब जो है ना वो अंदर से भीग गई है। अंदर से क्यों भीग गई है? बिकॉज पानी उसमें चिपकने का ट्राई कर रहा था ना। अब पानी ग्लास ट्यूब में चिपकने का क्यों ट्राई कर रहा है? बिकॉज पानी का एडहेसिव नेचर ज्यादा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे समझ। तो अगर किसी चीज का एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो वो कंटेनर के मटेरियल में चिपकने का ट्राई करेगा, और जब वो कंटेनर के मटेरियल में चिपकने का ट्राई करेगा तो जो कंटेनर का मटेरियल है वो गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वहीं अगर आप मरकरी की बात करें तो मरकरी का बेसिक नेचर कैसा होता है कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चिपकने का ट्राई नहीं करता, उसकी एडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी बड़ी कम होती है, उसका कोहेसिवनेस ज्यादा होता है। आगे पूरी बात समझ, आगे पूरी बात समझ। तो मरकरी जो होता है ना वो कभी भी किसी भी कंटेनर को वेट नहीं करेगा। मरकरी जो होता है ना वो कभी भी किसी भी कंटेनर को वेट नहीं कर पाता है अप टू दैट एक्सटेंट जितना पानी वेट कर देगा। आया समझ? पक्की बात है। तो बस वही वाली कहानी यहां पे हो रही है। तो इज डिप्ड इन अ लिक्विड लाइक वाटर व्हिच वेट्स द ट्यूब, जो ट्यूब को गीला कर देगा। द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब राइजेस टू अ सर्टेन हाइट अबव द लिक्विड लेवल इन द कंटेनर। अब यहां पे ये वाला क्या मसला आ गया कि यार लिक्विड लेवल जो है ना, मतलब जो अपने पास ट्यूब थी उसके अंदर लिक्विड जो है ना वो राइज अप कर जाएगा। यहां पे लिखा भी हुआ है द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब राइजेस टू अ सर्टेन हाइट। लिक्विड लेवल जो है वो राइज अप कर जाएगा लेवल ऑफ द कंटेनर से। ऐसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये पानी वाला केस है। तो पानी में बता चुका हूं मैं
अधेसिवनेस ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू इट्स ओन कोहेसिवनेस, When compared to its own cohesiveness, ठीक है। तो आप जरा गौर करें, यहां पे जो लिक्विड है ना, आप देखो क्या होता है, जैसे ये लिक्विड इस कंटेनर के अंदर आया, ध्यान देना अच्छे से, गलती मत करना, जैसे ही ये जो लिक्विड है पानी, जैसे वो इस कंटेनर के अंदर था और उसके बाद जब ये ट्यूब के अंदर आया, तो ट्यूब के अंदर क्या हो गया बेटा, डिस्टेंसेस कम हो गए। ट्यूब के अंदर दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंसेस ना बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए, ठीक है। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और वो भी पानी में कौन सा फोर्स, ये बात तो लाजमी है ना बेटा, जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस को आप कम कर देंगे तो वहां पे फोर्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कम हो गया तो यहां पे फोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी। और कौन सा फोर्स बढ़ेगा बेटा, अधेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बढ़ेगा बेटा, अधेसिव फोर्स बढ़ेगा। कौन सा फोर्स बढ़ेगा बेटा, अधेसिव फोर्स बढ़ेगा। जब अधेसिव फोर्स बढ़ेगा तो ये दूसरे में चिपकने का ट्राई करेगा। जब अधेसिव फोर्स बढ़ेगा तो ये दूसरे मटेरियल में चिपकने का ट्राई करेगा। अब अंदर क्या होगा, अंदर भी क्या हो गया बेटा, अंदर किसके, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है, इसको बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब, इसी को तो बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो गया है, डिस्टेंसेस कम हो गए। जब डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और जब फोर्स बढ़ेगा तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, अधेसिव फोर्स बढ़ेगा। अधेसिव फोर्स बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है ना वो ट्राई करेगा ग्लास में चिपकने का, जो लिक्विड है वो ट्राई करेगा ग्लास में चिपकने का, और ग्लास में चिपकने का ट्राई करने के चक्कर में लिक्विड लेवल जो है वो ऊपर 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 चढ़ जाएगा। तुम इसको देख करके सीधे ये बात बता सकते हो कि जो वाटर था इसका नेचर क्या है बेटा, ध्यान देना, इत्मीनान से, जो वाटर था इसका नेचर क्या है, एडहेसिव नेचर है, ठीक है, मतलब दूसरे में चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब जैसे कैपिलरी ट्यूब के अंदर आया तो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम हो गई ना। कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी के दो मॉलिक्यूल्स के अगर आप बीच की दूरी देखोगे तो वो कम हो जाएगी। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आप कम कर देंगे तो वहां पे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। कौन सा फोर्स बढ़ेगा, अधेसिव फोर्स बढ़ेगा। अधेसिव फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब क्या कि पानी ट्राई करेगा ग्लास ट्यूब में चिपकने का, पानी ट्राई करेगा ग्लास ट्यूब में चिपकने का, और जब ये पानी ग्लास ट्यूब में चिपकने का ट्राई करेगा तो पानी उठेगा 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 और ऊपर उठेगा, किसके अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। आया समझ कि नहीं आया। तो इस राइज ऑफ लिक्विड, और मर्क्यूरी वाले केस में फॉल ऑफ लिक्विड भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इस राइज ऑफ लिक्विड या फॉल ऑफ लिक्विड के एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। आई पूरी बात समझ। तो ये जो पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर चढ़ रहा है ना, ये जो पानी इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर उठ रहा है ना, इसी को कहा जाता है कैपिलैरिटी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब राइजेस टू अ सर्टेन हाइट अबव द लिक्विड लेवल इन द कंटेनर। देख लो भाई, लिक्विड लेवल कंटेनर का ये था, लिक्विड लेवल कंटेनर का ये था, और लिक्विड यहां तक राइज हो गया, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, h के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। टू अ कंटेनर अबव द लिक्विड लेवल इन द कंटेनर, हाउएवर द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब फॉल्स बिलो इट्स लेवल इन द कंटेनर इन द केस ऑफ लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी। बिकॉज मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है बेटा, आप जानते हैं मर्क्यूरी वाले केस में कोहेसिवनेस ज्यादा होती है। मर्क्यूरी वाले केस में कोहेसिवनेस ज्यादा होती है एज वेन कंपेयर टू अधेसिवनेस। दूसरे में चिपकना ना, दूसरे में चिपकने का इसका टेंडेंसी नहीं होता, ये खुद में रहने का ट्राई करता है, ठीक है। जब खुद में रहने का ट्राई करेगा तो क्या होगा, जैसे आप इन मॉलिक्यूल्स को, किसके मॉलिक्यूल्स को, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को कैपिलरी के अंदर आप लेकर के आओगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उनका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और जब इनका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बढ़ जाएगा तो भाई कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, अरे कोहेसिव फोर्स यार। मर्क्यूरी वाले केस में कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, कोहेसिव फोर्स। तो इसके मॉलिक्यूल और पास पास और पास पास और पास पास और पास पास आएंगे, तो इसका उल्टा चक्कर हो, पानी में लिक्विड लेवल ऊपर चला गया था तो यहां पे मर्क्यूरी का लेवल कहां पे आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। आया समझ। तो ये राइज ऑफ लिक्विड या फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, ये हर कहीं नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही हो रहा है। तो द राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज।
चलो बहुत बढ़िया, फिर इतनी बात समझ में आ गई, पूरा डैम श्योर क्लियर हो चुका है। चलें ठीक है, अब जरा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। लिक्विड का ऊपर चढ़ना या लिक्विड का डिप हो जाना, इस फिनोमेना को कहा जाता है प्यार से कैपिलरिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। इसलिए मैंने कहा था कि कैपिलरिटी को समझने के लिए पहले आपको कैपिलरी ट्यूब को समझना पड़ेगा। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर सबसे प्यारा काम क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर सबसे प्यारा काम क्या होता है कि अंदर स्पेस कम हो जाता है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है बेटा, स्पेस जो है वो कम हो जाता है। जब स्पेस कम हो जाएगा तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स, जब स्पेस कम हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब स्पेस कम हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो पानी वाला केस क्या होता है, पानी वाले में एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, तो वहां पे एडहेसिव नेचर बढ़ जाएगा तो लिक्विड जो है वो राइज अप कर जाएगा, ट्यूब के अंदर चढ़ जाएगा। और जब आप बात करोगे किसकी, मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी में क्या हो जाता है, अब मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है बेटा कि वहां पे कोहेसिवनेस ज्यादा होती है, तो कोहेसिव नेचर बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स और पास और पास और पास और पास, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। किसके नीचे गिर जाते हैं, लिक्विड कंटेनर, मतलब कंटेनर के अंदर जो लिक्विड का लेवल था ना उससे डिप डाउन हो जाएगा मर्क्यूरी का लेवल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना पूरा क्लियर है, श्योर हो? चलो ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी आर एज फॉलोज। अब एग्जाम्पल्स क्या है कैपिलरिटी के, वो जरा देख लिए जाए। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी आर एज फॉलोज। गौर फरमाइएगा, कैपिलरिटी के एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि ये वाला सवाल एक तरह से क्या होता है ना कि स्कूल लेवल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्कूल लेवल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्या होता है, कैपिलरिटी के पूरे फिनोमेना को समझने के लिए थोड़ी सी डेप्थ दे देगा अगर आप ये एग्जाम्पल दिमाग में अच्छे से डाल लेंगे तो। ठीक है, पहला क्या था, फाइन पोर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर एक्ट्स लाइक कैपिलरी ट्यूब, इंक सिंक्स इन देम लीविंग द पेपर ड्राई। अब जरा गौर करना, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है ना वो चढ़ जा रहा है। ठीक है, या लिक्विड सोख लेगा, लिक्विड जो है वो सोख लिया जाएगा एक ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ऐसे बहुत सारे ना आपने देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे जिसमें स्किन ट्रीटमेंट की बातें की जाती हैं ना, तो उसमें ऐसा मैंने देखा हुआ है। अब तुम चाहो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो उसमें ऐसे मान लो कुछ लोगों की क्या होती है, बहुत ऑयली स्किन होती है। ठीक है, तो उनने क्या दिखाया क्या गया था उसमें कि एक ब्लॉटिंग पेपर लिया गया, ऐसे गाल पे चिपका लिया गया, और जैसे ब्लॉटिंग पेपर को वहां से निकाला तो क्या हो गया, ब्लॉटिंग पेपर ना हल्का सा यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर ने ऑयल को सोख लिया। ठीक है, उसमें स्टेन्स भी दिख जाएंगे आपको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। फिर वो दिखाते हैं अपने दोनों साइड की गाल कि देखो बेटा यहाँ पे हमने ब्लॉटिंग पेपर नहीं लगाया था तो यहाँ की स्किन ऐसी है, और यहाँ पे हमने ब्लॉटिंग पेपर लगा लिया था तो यहाँ की स्किन ऐसी है। तो इसका मतलब ब्लॉटिंग पेपर ने क्या करा कि आपके फेस का ऑयल जो है वो सोख लिया। तो उसमें दरअसल ये बताने का ट्राई करा गया था उन वीडियोस में कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली नहीं है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो ये लो ब्लॉटिंग पेपर, ये रहा सबूत। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर का एग्जांपल मेरे दिमाग में वहां से बैठ गया अच्छे से, है ना। तो क्या हो रहा है, ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो ऐसा पेपर है जिसके अंदर बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये जो फाइन पोर्स होते हैं ये अपने अंदर ऑयल को सोख लेते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, अ टॉवल सोक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिलरी एक्शन। टॉवल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि पानी को ऊपर की तरफ सोख लेंगे, और इस एक्शन को कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। उसके बाद क्या है, स्वेलिंग ऑफ वुड इन रेनी सीजन। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में जो लकड़ियां होती हैं, जब पानी घुस जाता है तो फिर वहां पे वो जो लकड़ियां होती हैं वो थोड़ी सी ऐसे फूल जाती हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है स्वेलिंग ऑफ वुड इन रेनी सीजन इज ड्यू टू मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द पोर्स ऑफ वुड। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है वुड के अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, वहां से भी सीप इन हो सकता है पानी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सो दीज आर द वेरी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स फॉर कैपिलरिटी एक्शन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी करिए बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो ठीक है, ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स थे फॉर कैपिलरिटी, है ना। अब आते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कुछ मिस तो नहीं हो गया, ये अपने पास एग्जांपल्स आ गए थे। अब आते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे आपको लाने से पहले मैं जरा आपसे एक बार डील करना चाहता हूं, डील नहीं डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट क्या, सरफेस टेंशन। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, इट इज नॉट जस्ट द फोर्स,
इट इज नॉट जस्ट द फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सिर्फ फोर्स नहीं होता है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है बेटा, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं ना, वो लिक्विड सरफेस का एरिया मिनिमाइज करवाने का ट्राई करते हैं। क्या बोला मैंने, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं वो लिक्विड सरफेस का एरिया मिनिमाइज करवाने का ट्राई करते हैं, मिनिमाइज करवाने का ट्राई करते हैं। आगे पूरी बात समझ। सो दे ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये बस बेसिक फंडा होता है अबाउट सरफेस टेंशन। ठीक है, अब जरा ध्यान दिया जाएगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहां तो मैंने जो दो एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करे हैं ना, वो दोनों एक सेम तरह के एग्जांपल्स हैं, बट मैं यहां पे आपको थोड़ी सी अलग चीज बताऊंगा, उसके बाद पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान ले एक ऐसा लिक्विड है जिसका ना अधेसिव नेचर ज्यादा है। ठीक है, इस वाले केस में क्या ले रहा हूं, एक ऐसा लिक्विड ले रहा हूं जिसका अधेसिव नेचर ज्यादा है और कोहेसिव नेचर कम है। और अगले वाले केस में क्या ले लूंगा कि यहां पे ऐसा लिक्विड लूंगा जिसका कोहेसिवनेस ज्यादा होगा, जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा और जिसका अधेसिव नेचर कम होगा, जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा और जिसका अधेसिव नेचर जो है वो कम होगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। जब आप लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो लिक्विड ना अगर वाटर है तो वो ऐसे फैलेगा, अगर वाटर है तो वो ऐसे फैल जाएगा, अगर वाटर है तो वो ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप दूसरे लिक्विड की बात करेंगे तो दूसरा लिक्विड जो है ना वो ऐसे ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अगर कोहेसिवनेस ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी वाला एग्जांपल, यार क्या दिक्कत है, ऐसे वो ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब जरा पूरा फंडा क्लियर दिमाग में रखना। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विड सरफेस है, अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉप कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉप कर दूं ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है, और एक टेंजेंट मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं, एक टेंजेंट मैंने यहां पे ड्रॉप कर दिया है ऑन द लिक्विड सरफेस। अब जरा आप गौर फरमाइएगा अच्छे से देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल यहां पे बन रहा है, एक एंगल भाई साहब यहां पे बन रहा है। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है ना, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, रेस्टिंग प्लेन। ठीक है, यहां पे आपसे एंगल ऑफ कांटेक्ट की तो बात करी गई है, तो पहले एक बार जरा यहां पे समझ लो, उसके बाद डेफिनेशन तो मैं दिखाई देता हूं। ठीक है, तो रेस्टिंग सरफेस और टेंजेंट भी किसके ऊपर है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना कि टेंजेंट इज मेड to the liquid surface, tangent is made to the liquid surface। tangent कहां पे बनाया गया है बेटा, tangent is made to the liquid surface, it's as simple as that। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो भाई साहब resting surface और tangent to the liquid surface, इनके बीच में जो एंगल इंक्लोज होगा उसे कहा जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एक सवाल आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर एक एंगल यहां पर भी तो बन सकता था, आपने यहां क्यों नहीं लिया। मैंने क्या बोला था बेटा कि रेस्टिंग सरफेस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। तो भाई साहब यहां पे भी रेस्टिंग सरफेस है और ये भी टेंजेंट है, तो इस वाले एंगल को थीटा क्यों नहीं बोल दिया, बिकॉज एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो एंगल इंक्लोज होगा वहां पे लिक्विड का इंक्लोज होना जरूरी है। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट और रेस्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है, टेंजेंट और रेस्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है, बट वहां पर ना दरअसल लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए। क्या इंक्लोज होना चाहिए, लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए। अब जरा यहां पे गौर करें, यहां पर अगर मैं देखूं इस चीज को तो मैं ये बोल सकता था कि टेंजेंट और रेस्टिंग सरफेस के बीच का एंगल ये वाला लेना है क्या, तो बोला कि नहीं सर ये वाला बिल्कुल मत लेना। क्यों, क्योंकि वहां पे लिक्विड इंक्लोज नहीं हो रहा है। तो लिक्विड कहां पे इंक्लोज हो रहा है बेटा, लिक्विड यहां पे इंक्लोज हो रहा है। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका मतलब कायदे से दिमाग में क्या चीज सेट होनी चाहिए कि अगर अधेसिव नेचर ज्यादा होगा कोहेसिव नेचर से,
इस वाले में तो कोहेसिव ज्यादा अधेसिव से, ठीक है। तो अगर अधेसिव नेचर ज्यादा होगा, कोहेसिव नेचर कम होगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अक्यूट एंगल। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा अक्यूट एंगल का। लेकिन अगर यहां पे आप गौर करें, अगर कोहेसिव नेचर ज्यादा है, अधेसिव नेचर कम है, तो यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो बन रहा है ऑब्ट्यूस। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्ट्यूस एंगल। आगे पूरी बात समझ, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बाय डेफिनेशन चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं वो पूरा बताता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, चलो शानदार, ओके। अब जरा यहां पे गौर किया जाए, तो बाय डेफिनेशन क्या कहा गया, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड इज द रेस्टिंग सरफेस, ठीक है। सॉलिड इज द रेस्टिंग सरफेस, सॉलिड इज द रेस्टिंग सरफेस, ठीक है। तो क्या लिखा गया इसमें, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल इंक्लोज बिटवीन द टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस, ठीक है। इंक्लोज बिटवीन द टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे कॉन्टैक्ट हुआ है, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। इनसाइड द लिक्विड, जो इंक्लोज हुआ है लिक्विड के अंदर या जिसके अंदर लिक्विड इंक्लोज हुआ है, तो मतलब ये वाला एंगल जहां पे लिक्विड का इंक्लोजर भी आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा, और यहां पर भी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, शो करें इसको, निपटा दें इसको। सो दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट, और यहां पे बता दिया गया है, यहां पे जब लो कांटेक्ट एंगल था तो ऐसा हो गया, जब ये हाई कांटेक्ट एंगल है तो ये वाला एंगल बन गया, ठीक है। और दोनों ही केसेस में एंगल कौन सा बन रहा है बेटा, ये इसे कहा जा रहा है थीटा, ये इसे कहा जा रहा है थीटा। हाई कांटेक्ट एंगल, लो कांटेक्ट एंगल, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, क्लियर दिस अप, ठीक है। दिस वाज अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत थ्योरी वाला मैटर है, जरा देख लिया जाए। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, प्राइमरी टर्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। कैसा नेचर ऑफ लिक्विड पे भाई साहब, कि अगर इसका अधेसिव नेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर अधेसिव नेचर डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, अगर कोहेसिव नेचर डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर नेचर ऑफ लिक्विड की बात की जाए, जहां पे लिक्विड का नेचर अधेसिव है, तो अधेसिव वाले केस में जो थीटा होता है, थीटा इज बेसिकली अक्यूट एंगल। और यहां पे कोहेसिवनेस जब ज्यादा आती है, जब लिक्विड के अंदर कोहेसिवनेस ज्यादा आती है, नेचर कोहेसिव हो जाता है, तो वहां पे थीटा जो बनता है, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। आई पूरी बात समझ, पक्का। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। उसके बाद डिपेंड्स अपॉन द मीडियम विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर जो भी मीडियम एग्जिस्ट करेगा, वो भी तो एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगा लिक्विड सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, रेस्टिंग प्लेन है, लिक्विड सरफेस है। अब लिक्विड सरफेस का ये ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा बेटा, फ्री सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, इस फ्री सरफेस के ऊपर कैसा मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, वही तो डिपेंड करता है भाई साहब। देखो, जैसा मीडियम एग्जिस्ट करेगा वो उस हिसाब का फोर्स अप्लाई करेगा, जैसा मीडियम एग्जिस्ट करेगा वो उस हिसाब का फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, एंड दैट प्रेशर विल चेंज द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। आया समझ के नहीं आया? तो फ्री सरफेस के ऊपर कैसा मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, वो मीडियम एक तरह का प्रेशर डेवलप करवाएगा लिक्विड सरफेस के ऊपर, और वो जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को झेलते हुए लिक्विड ड्रॉप अपना शेप चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब शेप चेंज करेगा तो एंगल वगैरह भी चेंजेस होने वाले, तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम which exists above the free surface of liquid, ठीक है। तीसरा क्या है, is independent of the inclination of solid to the liquid surface, solid के inclination पे depend नहीं करता है। उसके बाद क्या है, is fixed for a given pair of solid and liquid and surrounding medium। यहाँ पे तीन चीजें आ गई बेटा, solid भी आ गए,
रेस्टिंग सरफेस मतलब सॉलिड, ठीक है। लिक्विड जिसको पोर आउट कर दिया आपने उसके ऊपर, और लिक्विड के ऊपर का फ्री मीडियम, ठीक है, मतलब लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर का मीडियम। फ्री सरफेस क्या होता है पता है ना, एक ऐसा सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है उसको बोलते हैं फ्री सरफेस, ठीक है। जैसे मान ली एक लिक्विड ड्रॉप अगर टेबल पे गिरा हुआ है तो उसके ऊपर क्या है, हवा है, उसके अंदर तो पानी हो गया, तो वो वाला फ्री सरफेस नहीं है। लेकिन लिक्विड ड्रॉप के ऊपर क्या हवा है ना, तो जो लिक्विड ड्रॉप का जो ऊपर का सरफेस होगा दैट इज बेसिकली इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, तो उसके पास एक ही फ्री सरफेस है। आया समझ कि नहीं आया? तो यहां पे क्या होता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज बेसिकली फिक्स्ड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सॉलिड, रेस्टिंग सरफेस, लिक्विड जिसको आपने पोर कर दिया उसके ऊपर, एंड सराउंडिंग मीडियम। एंड क्या है बेटा, एंड सराउंडिंग मीडियम, जो लिक्विड के आसपास का सराउंडिंग मीडियम होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गई पूरी इतनी बात समझ में? पक्का श्योर हो? तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। 3, 2, 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। क्लियर करें। चलो अब जरा आगे बढ़े। अब आ गया है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और एक बात दिमाग में एकदम सेट कर लेना कि लिक्विड अगर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका मतलब लिक्विड ट्राई कर रहा है ग्लास सरफेस में चिपकने का, ठीक है। ये राइज वाला वर्ड देखते ही तुम्हारा दिमाग एकदम चालू हो जाना चाहिए कि अगर लिक्विड राइज कर रहा है इसका मतलब क्या, कि लिक्विड ट्राई कर रहा है ग्लास सरफेस में चिपकने का। और जब लिक्विड ट्राई करेगा ग्लास सरफेस में चिपकने का, इसका मतलब लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर एडेसिव है, या लिक्विड का एडेसिवनेस ज्यादा है और लिक्विड की कोहेसिवनेस कम है। इसका मतलब ये किसकी बात की जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पानी का नाम ले सकता हूं। किसकी बात की जा रही है बेटा, पानी की बात की जा रही है। आया पूरा फंडा समझ, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। तो लेट अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर बी डिप्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड व्हिच वेट्स द ग्लास, ठीक है। एक ऐसा लिक्विड यूज करना है जो कि ग्लास को गीला कर दे, मतलब ग्लास में चिपक जाए, मतलब एडेसिव नेचर शो करे, मतलब दिमाग को सेट करो, पानी, ठीक है। ऐसा कौन करता है? ऐसा लिक्विड जो है ना, वो जो लिक्विड है वो पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। वाटर विल वेट द ग्लास सरफेस, ठीक है। सच अ लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब, ऑब्वियसली राइज तो करेगा ही बिकॉज उसकी टेंडेंसी है ग्लास में चिपकने की। और कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो माहौल और भी शानदार हो गया। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जगह कम है तो मॉलिक्यूल चिपकेंगे बहुत ज्यादा। और अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर का एडहेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है, तो वो वाटर ना ग्लास के ऊपर ऐसे उचकने का ट्राई करेगा, चलने का ट्राई करेगा, चढ़ने का ट्राई करेगा बहुत शानदार तरह से। इसलिए आप कहेंगे कि लिक्विड तो राइज हो रहा है, और कहां पे राइज हो रहा है? इन द कैपिलरी ट्यूब। और यहां पे जो मेनिस्कस बनता है, जो लिक्विड का टॉप सरफेस बनता है, वो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। वो कैसा मेनिस्कस बनता है बेटा? कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, ठीक है। जरा देख लिया जाए, या यहीं पे चेक कर लो ना यार, यहां चेक कर लो। ये देखो, ये तो एक वर्चुअल स्फीयर मैंने बना के रखा है, उसको छोड़ दो, उसमें अभी कोई मसला नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो मेनिस्कस आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ का, ये जो मेनिस्कस आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ का, ये लिक्विड के अंदर कैसा मेनिस्कस है? ऐसा। तो इसका ये जो मेनिस्कस आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसे कहा जाता है कॉनकेव मेनिस्कस, जो कि होता है पानी वाले केस में। जो किस वाले केस में होता है? जो कि होता है पानी वाले केस में। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऐसा लिक्विड, दूसरा होता है ऐसा लिक्विड, ठीक है। तो इसे कहा जाता है बेटा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। यहां पर बन जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यहां पर बन जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। जो किस वाले केस में होता है? जो कि होता है ये मर्क्यूरी वाले केस में, Hg वाले केस में। कोई दिक्कत है? कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, पानी, और वहां पे क्या आ गया? मर्क्यूरी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, सिंस द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टेंड्स टू मेक द एरिया ऑफ द फ्री सरफेस मिनिमम। भाई साहब, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना एरिया मिनिमाइज करके रखेगा। अब अगर लिक्विड सरफेस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैंने कहा भी था कि
लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फीयर ही क्यों फॉर्म करता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल है वो स्फीयर का पॉसिबल है। अब लॉजिक ये बोल रहा है कि मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है और लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फीयर फॉर्म करता है, तो उन दोनों को ऐड कर दिया अपन ने और सोचा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है कि वो अपना एरिया मिनिमाइज करके रखेगा। आया कुछ समझ, लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है भैया, नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी लिक्विड सरफेस की कि वो अपना एरिया मिनिमाइज करके रखेगा। अब अगर एरिया को मिनिमाइज करके रखना है तो सोचो क्या शानदार लेवल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे होंगे यार। आया समझ की नहीं आया? लिक्विड सरफेस चाहता है कि उसका एरिया मिनिमम रहे, तो एरिया को मिनिमाइज करके रखने के लिए बहुत शानदार लपक के फोर्सेस काम कर रहे होंगे ना सरफेस के ऊपर। आया समझ? चलो ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है, सिंस द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन tends to make the area of the free surface minimum. Since the force of surface tension tends to make the area of the free surface minimum, it acts downwards along the tangent. ठीक है, कहां पे काम करेगा? It will act downwards along the tangent. इस बात को बकायदा मैं डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत करके बकायदा क्लियर कर दूंगा, उस बात को लेकर के बेफिक्र रहना, ठीक है। और जिसकी वजह से मेनिस्कस कैसा बन जाएगा बेटा? कॉनकेव बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? कॉनकेव मेनिस्कस। बाकी ये ई और एफ वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ई और एफ रिस्पेक्टिवली नाम दे दिया गया है। The force of surface tension, that is action. अच्छा, for every action there is an equal and opposite reaction. सरफेस टेंशन एक्शन वाला फोर्स हो गया, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। समझ गए इस पूरी बात को? तो एक्टिंग अलोंग द सर्कल ऑफ कांटेक्ट पुल्स द ट्यूब डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहां पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स काम कर रहा होता है ना, ये इस लिक्विड लेवल पे टेंजेंशियली नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे भी सरफेस टेंशन जो होता है दैट विल एक्ट टेंजेंशियली टू दैट गिवन लिक्विड सरफेस। आगे पूरी बात समझ? तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाला हूं। जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर ठीक है, बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जरा कहानी को बाकायदा पूरा प्रॉपर डेरिवेशन के तौर पे लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे था राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब और यहीं पे निकलता है अपना असेंट फॉर्मूला, ठीक है। जरा देख लें आइए क्या है बेटा, यहाँ पे इसकी थ्योरी है और ये रहा इसका असेंट फॉर्मूला। तो मैं जरा एक बात क्लियर कर दूं आप लोग को कि जब लिक्विड ऐसे राइज करता है ना ऊपर, तो ये जो हाइट ऊपर ट्रैवल करी गई है, इस हाइट को निकालना पड़ता है, ठीक है। और इस हाइट को निकालेंगे ना जब, तो जो फॉर्मूला डेवलप होगा दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द असेंट फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द असेंट फॉर्मूला। अब जरा गौर फरमाएं अच्छे से, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव दिस कैपिलरी ट्यूब। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको अपन, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। पतला ही कैपिलरी ट्यूब है बट मैंने इसको बना के रखा है बड़ा, ठीक है, ताकि जो पूरा सेटअप है ना वो आपके सामने अच्छे से अपन प्रस्तुत कर पाए, ठीक है, समझ में प्रॉपरली आ जाए इसलिए। ओके ठीक है। अब क्या है बेटा, इसके अंदर ना जब ये लिक्विड आपने डाला, ठीक है, तो लिक्विड का जरा आप टाइप उसका ये देखिएगा शेप। ये लिक्विड ट्राई कर रहा है कि वो चढ़ आए। कहाँ पे चढ़ आए? ग्लास के ऊपर। बिकॉज अडेसिव नेचर था तो वो चढ़ने का ट्राई कर रहा है ग्लास के ऊपर, ठीक है। बाकी तो पूरा कायदे से भर के लिक्विड है, बाकी तो पूरा कायदे से ऐसे भर के लिक्विड है। ये भर दिया अपन ने बेहतरीन तरह से लिक्विड। चलो अंदर कोई मसला नहीं है, मेन मसला जो है ना वो कैपिलरी ट्यूब के ऊपर है, ठीक है। अब ये लिक्विड जो है ना ये ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है और ये कुछ इस तरह का मेनिस्कस फॉर्म कर लेता है, ये कुछ इस तरह का मेनिस्कस फॉर्म कर लेता है, ये कुछ इस तरह का मेनिस्कस फॉर्म कर लेता है, कुछ ऐसा शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। अब जरा गौर करिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे इस लिक्विड सरफेस पे नीचे की तरफ काम करेगा सरफेस टेंशन, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ काम करेगा बेटा कौन? सरफेस टेंशन। तो जरा गौर फरमाए, ये ऐसे काम करेगा यहाँ पे सरफेस टेंशन और यहाँ पर भी ऐसे ही टेंजेंशियली काम करेगा सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे तो लिख दें इसको पहले,
ये रहा सरफेस टेंशन और ये रहा सरफेस टेंशन, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना पूरा क्लियर है, ठीक है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इस कारणवश ना सेम पे ऐसे लॉजिक पे यहाँ पे काम कर जाएगा इसका रिएक्शन फोर्स आर, और यहाँ पर भी ऐसे सेम लॉजिक पे यहाँ पे काम कर जाएगा फोर्स दैट इज ऑल्सो आर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आर। ये वाला भी हो गया आर के बराबर और ये वाला भी हो गया रिएक्शन फोर्स आर के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, पक्का पूरा क्लियर है। अब जरा गौर फरमाइएगा बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, थीटा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है। वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, एंगल पूछो और कॉस चिपकाओ। क्या बोला मैंने, एंगल पूछो और कॉस चिपकाओ। अब जरा गौर करो कैसे करेंगे इसको। पहले तो एक काम करो यार, कैपिलरी ट्यूब को बड़ा बना दो थोड़ा सा, और कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ठीक है, जाने दो ऊपर तक। यहाँ पर भी इसको और ऊपर कर दो, जाने दो इसको ऊपर, ठीक है। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब जरा गौर करना, जब इस आर को हम रिजॉल्व करेंगे ना बेटा, तो कैसे रिजॉल्व होगा, जरा गौर करो। जब इस आर को हमने रिजॉल्व करा थीटा के एंगल पे, तो वो ऊपर हो जाता है आर कॉस थीटा। ऊपर क्या हो जाता है बेटा, वो आर कॉस थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या आ जाएगा बेटा, आर साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। जब इस आर को ऊपर रिजॉल्व करा है तो इस आर को जब ऊपर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो आर कॉस थीटा, और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा इसको ना, ये देखो भाई साहब, ये तो वर्चुअली है ना, असलियत में थोड़ी ना है यहाँ पे, ये तो वर्चुअली है। और यहाँ पे राइट में भी क्या है, राइट में भी कैसा है, वर्चुअली है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोग को। अब जरा गौर करें, जब आर को आप ऊपर रिजॉल्व करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, आर कॉस थीटा। जब इस आर को आप ऊपर रिजॉल्व करोगे तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और जब यहां रिजॉल्व करोगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा। सिमिलरली जब इस वाले आर को आप ऊपर रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और जब इस वाले आर को आप यहां पे रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहां पे देखो बेटा, ये जो लिक्विड ड्रॉप, जो ये लिक्विड लेवल है ना, जो राइज अप हुआ कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब ये राइज अप होगा तो ऊपर से अगर इसको देखा जाए, अगर इस ट्यूब को मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा ना, तो मुझे वो सर्कुलर दिखाई देगा ना, पूरा दिखाई तो देगा मेरे को सर्कुलर ही। तो ये तो बस मैंने एक एंड पे खेला है और एक एंड पे खेला है। अगर आप इसका टॉप व्यू लेके चलेंगे, अगर आप इसका टॉप व्यू लेके चलोगे, मान लो डायग्राम में इसका नाम क्या देके रखा हुआ है, इसका नाम ई था, इसका नाम एफ था। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम वाइज चले तो इस वाले पॉइंट का नाम ई रख के रखा हुआ है और इस वाले पॉइंट का नाम जो है ना वो एफ लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसी कैपिलरी ट्यूब को ऊपर से देखूंगा ना, तो जो ये लिक्विड ड्रॉप है मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसका जो टॉप व्यू होगा वो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसके अंदर पूरा पानी भरा होगा, दैट्स फॉर श्योर। इसके अंदर पूरा क्या भरा होगा बेटा, पानी भरा होगा, दैट्स फॉर श्योर। अब उसमें भी क्या होगा, ये ई वाला पॉइंट था, ये एफ वाला पॉइंट था, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास ई वाला पॉइंट, और ये आ जाएगा हमारे पास में बेटा एफ वाला पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत है क्या? तो इसी कैपिलरी का जो टॉप व्यू है, ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब हम इसको ऐसे टॉप से देखेंगे तो हमको ये ऐसा दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस तरफ काम कर रहा है आर साइन थीटा, तो यहाँ पे इस तरफ काम करेगा आर साइन थीटा, और ऐसे इस प्लेन से बाहर निकल रहा होगा आर कॉस थीटा। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? इसका मैं टॉप व्यू ले रहा हूं ना, तुम्हारी आंखें ऊपर की तरफ है, तो आर कॉस थीटा कहाँ घुस रहा है, तुम्हारी आंखों में घुस रहा है। अब जब तुम इसका टॉप व्यू लोगे तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तुम कैमरे के उस तरफ हो, तुमको ये दिखाई दे रहा है, तो यहां से बाहर निकलेगा ना आर कॉस थीटा। क्लियर दिस सब? ठीक है, चलो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो एक काम करो बेटा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ही लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ही लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है। अब जरा गौर करना, निपटाएं इसको, निपटाएं निपटाएं निपटाएं। देखो भाई, आर साइन थीटा और आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आर साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर। आर साइन थीटा कैंसिल्स आउट ईच अदर,
आर साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब आर कॉस थीटा इस एक पॉइंट पे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस एक पॉइंट पे काम नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ ई और एफ पे काम नहीं कर रहा है, वो सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर एक पॉइंट पे काम कर रहा है। मैंने यहाँ बनाया था पहले टॉप व्यू, तो सर्कमफ्रेंस पे आने वाले हर पॉइंट पे काम कर रहा है ऊपर की तरफ आर कॉस थीटा, जिसका मतलब ये है कि टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, जरा इसको लिख दिया जाए। टोटल अपवर्ड फोर्स, जो टोटल अपवर्ड फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, एक पॉइंट पे था आर कॉस थीटा, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या था बेटा, आर कॉस थीटा। अब ऐसे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं 2 पाई आर पॉइंट्स। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब सर ये आर क्या है, तो बेटा ये इसका खुद का रेडियस है रे, ये इसका जो खुद का रेडियस है वो है आर के बराबर, इसका जो खुद का रेडियस है वो है बेटा आर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई परेशानी है, ठीक है, इसका जो खुद का रेडियस है वो रेडियस है बेटा आर के बराबर, ठीक है। अब एक पॉइंट पे ऐसे ऊपर काम कर रहा है आर कॉस थीटा, ऐसे सर्कमफ्रेंस पे इन टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 पाई आर खुद का लेंथ होता है। एक पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स आर कॉस थीटा, तो 2 पाई आर पॉइंट्स पे मिला करके, कुल मिला करके अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले अब जरा गौर फरमाए, आगे बढ़े। अपने पास ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। आप एक बात समझें कि आर जो है वो तो एस के बराबर है, आर जो है वो किसके बराबर है बेटा, एस के बराबर है। फॉर एवरी आर इज, एस इज द एक्शन फोर्स, आर इज द रिएक्शन फोर्स, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे टोटल अपवर्ड फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल अपवर्ड फोर्स को आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई आर, ये छोटा वाला आर तो रेडियस है, उसके बाद एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एस कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करें, डब्बे में डाल दें इसको, पहले तो इसको डाल दें अपन डब्बे में। ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या बन गई है बेटा, ये बन गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। अब एक काम करा जाए, ऐसा ही करते हैं फॉर डाउनवर्ड फोर्स, बिकॉज होता क्या है, जितने हाइट तक ही ऊपर चढ़ गया, अब ये कुछ हाइट तो उसने गेन कर ली ना भाई, तो कितने हाइट तक ऊपर चढ़ गया, जरा उस हाइट के बारे में गौर कर लिया जाए। ये कितने हाइट तक ऊपर चढ़ गया, लिक्विड लेवल से कितने हाइट तक ये ऊपर आ गया है, तो लिक्विड लेवल से ये आ गया है बेटा एच की हाइट तक, लिक्विड लेवल से ये आ गया है बेटा कितनी हाइट तक, एच की हाइट तक ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है। तो यहां पे टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, 2 पाई आर कॉस एस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, बिकॉज जितनी हाइट तक ऊपर चढ़ चुका है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। जैसे लिक्विड राइज अप हो रहा होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो इस ट्यूब के अंदर आने वाले लिक्विड का वेट बढ़ रहा होगा। क्या बोला मैंने, जैसे ये लिक्विड राइज हो रहा होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब के अंदर आने वाले लिक्विड का वेट जो है वो बढ़ रहा होगा, और तब ऊपर वाला फोर्स जो खींच रहा है लिक्विड को ऊपर की तरफ वो है आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। वो उसकी वैल्यू और नेट डाउनवर्ड काम जो कर रही है वेट उसकी वैल्यू, नेट डाउनवर्ड एक्टिंग वेट की वैल्यू और नेट अपवर्ड फोर्स दैट इज आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और ये जो हाइट बचेगी यहाँ पे लिक्विड कंटेनर के लेवल से जितना ऊपर कैपिलरी ट्यूब के अंदर बढ़ गया लिक्विड, ठीक है, कंटेनर के लिक्विड लेवल से कितना ऊपर कैपिलरी ट्यूब के अंदर बढ़ गया है लिक्विड, उस हाइट को बोलेंगे अपन असेंट हाइट बोलेंगे, एच से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना आ चुका है, 2 पाई आर एस कॉस थीटा। अब निकालते हैं यहां पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स। भाई टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो होगा ना वो तो वेट के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, और वेट क्या हो जाएगा बेटा, mg के बराबर। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg के बराबर। अब जरा गौर करना, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यार वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का, तो वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का बेटा, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच,
ठीक है, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम का लिक्विड ऊपर राइज्ड अप हो गया है। अरे मुझे पूरे कंटेनर के लिक्विड के वॉल्यूम से क्या मतलब है, मुझे बस ये चेक करना है कि कितने वॉल्यूम का लिक्विड ऊपर की तरफ राइज्ड अप हो चुका है। तो रो, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने पास क्या आ गया, मास आ गया, इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गई हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन, क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन। आया समझ के नहीं आया? अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है बेटा, जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दूं मैं, जितना यहां पे अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही यहां पे डाउनवर्ड फोर्स आएगा। एज द लिक्विड राइजेस अप, एज द लिक्विड राइजेस अप in the capillary tube, as the liquid rises up in the capillary tube, then जैसे ऊपर की तरफ जाएगा then the net downward acting weight increases। ठीक है, then downward acting weight increases, then downward acting weight increases। अब यहां पे क्या होता है, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो होता क्या है, जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। तो नेट अपवर्ड फोर्स, जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स के। नेट अपवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है, अब ये नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा, ये होगा बेटा एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये तो आप लोग जानते ही हैं, एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। और नेट डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, नेट डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एच जी के बराबर। ठीक है, तो रो पाई आर स्क्वायर एच जी के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच ये जो होता है वो वॉल्यूम होता है, इंटू जी अपन ने कर दिया। अब जरा देखें, काटा पीटी यहां मचा दें, तो कौन कौन जा रहा है, देखो पहली बात तो यहाँ पे पाई और पाई अब हमको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या, एक आर से एक आर यहाँ निपट जाएगा। ठीक है, तो एच जो बचेगा हमारे पास, एच जो बचेगा वो बचेगा 2s cos थीटा, 2s cos थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा आर रो जी, तो 2s cos थीटा नीचे आ जाएगा आर रो जी। तो इसी फॉर्मूले को कहा जाता है असेंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को कहा जाता है असेंट फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गई पूरी बात समझ बेटा, इसे कहा जाता है असेंट फॉर्मूला, इसे कहा जाता है बेटा असेंट फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी एक काम करेंगे, अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। तो कहानी को शुरुआत देना पड़ेगा आपको यहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ पे उससे जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स गिवन थे, इसकी भी हमने डिस्कशन कर लिया था। एक काम करो, पहले इसी का स्क्रीनशॉट लो, पहले इसी का स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जरा आ जाओ इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बेसिक फॉर्मूले पे लेके आते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया हो गया हो गया। और उसके बाद ये रहा आपके पास फाइनल फॉर्मूला, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में। चलो ये वाला फंडा आप लोगों ने देख लिया बाकायदा से डायग्राम सहित। अब जरा देख लें, एन इक्वल रिएक्शन टू दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले एंड एक्ट्स ऑन द लिक्विड मेनिस्कस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अरे सरफेस टेंशन का एक्शन फोर्स और फिर रिएक्शन फोर्स, बाकी तो हमने उसको पूरा रिजॉल्व कर ही दिया। तो डेरिवेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो भी थ्योरी चाहिए ना, वो दरअसल यहाँ पे गिवन है। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका था, आपको बस इसको नोट कर लेना है अब। ठीक है, और ये रहा हमारे पास फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज द असेंट फॉर्मूला। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने देख लिया होगा। तो असेंट फॉर्मूला हमारे समक्ष ये रहा, H इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाई आर रो जी। और आप समझ गए थे कि ये थीटा कौन सा एंगल था, पक्की बात है। यहां जरा गौर कर लेना, नीचे काम करेगा सरफेस टेंशन, उसके बाद ये सॉलिड सरफेस था। इसको जरा मैं हल्का सा बोल्ड लाइन कर दूं भाई, ताकि आपको क्लियर दिखे। यहां पे काम कर रहा था ये सरफेस टेंशन,
और ये सॉलिड सरफेस था कैपिलरी ट्यूब का, उसके अंदर का जो इंक्लोज्ड एंगल था दैट वाज नथिंग बट थीटा। ठीक है, आगे पूरी बात समझ, पक्का श्योर हो? चलो ठीक है, अब जरा आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली असेंट फॉर्मूला में जो एच निकल रहा है, एच क्या है? असेंट हाइट है, तो यूनिट क्या होगी उसकी? मीटर्स में ही तो होगी मेरे भाई। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करें। अब क्या लिखा हुआ है? राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। ठीक है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अब मेरी बात पे जरा गौर करिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि यू हैव दिस कंटेनर सेटअप, दिस वाज द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और लिक्विड यहां पे भरा हुआ था, लिक्विड यहां पे भरा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या कि सारा कार्यक्रम जो मैंने सॉल्व आउट किया ना, जब मैंने पूरा कार्यक्रम सॉल्व आउट किया, जब मैंने यहाँ पे h निकाला तो h आ गया था, मान ले वही फॉर्मूला क्या है? 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, जहां पे r इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले में r आता है ना, दैट r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। सब लोग को आ रही पूरी बात समझ? जल्दी बताओ। रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, अब जरा गौर करो, मान ले फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल तेरे सामने कोट कर रहा हूं, मान ले एच को पूरा मैंने सॉल्व करा और मेरा आंसर जो आ गया वो आ गया मान लो 50 सेंटीमीटर। एच को मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब लिक्विड को ना इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो ये लिक्विड उठेगा तो उसकी हाइट कितनी आनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। लेकिन मान ले अगर ऐसा होता है कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो ऊपर का लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कायदे से अगर मैं इतना सफिशिएंट स्पेस देता, ठीक है, तो क्या होता, जो लिक्विड था ना वो 50 सेंटीमीटर तक राइज अप कर चुका होता, 50 सेंटीमीटर तक राइज कर लेता। बट द थिंग इज दिस कि यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब जो है ना, उसकी जो ऊपर की हाइट बची हुई है, नीचे वाली हाइट से मुझे क्या, मुझे बस ऊपर वाली हाइट से मतलब है, इसकी जो ऊपर हाइट बची हुई है, कैपिलरी ट्यूब की सिर्फ हाइट है 20 सेंटीमीटर, लेकिन लिक्विड कितना राइज अप कर सकता है? 50 सेंटीमीटर। तो कौन छोटा पड़ गया इस बार? कैपिलरी ट्यूब छोटी पड़ गई ना। आया समझ के नहीं आया? इस बार कैपिलरी ट्यूब पड़ गई है छोटी, और अगर कैपिलरी ट्यूब छोटी पड़ जाती है तो इसी को तो कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो यहां पे दिस कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अब हमारे दिमाग में एक सिंपल सा ख्याल आता है कि सर जब कैपिलरी ट्यूब की लेंथ छोटी पड़ गई है, लेकिन असेंट फॉर्मूले के हिसाब से लिक्विड को तो 50 सेंटीमीटर राइज करना चाहिए, इसका मतलब लिक्विड जो यहां से निकलेगा ना वो स्पिल आउट हो जाएगा क्या? वो लिक्विड जो यहां से निकलेगा, सिंस उसको निकलना कितना था? 50 सेंटीमीटर, लेकिन 20 सेंटीमीटर पे आकर के तो वो कैपिलरी ट्यूब ही खत्म हो जाती है। तो इस वाले केस में क्या वो स्पिल आउट हो जाएगा पूरा? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। लिक्विड जब यहां पे ऊपर चढ़ेगा ना तो वो स्पिल आउट नहीं होगा, उसका जो मेनिस्कस है उसका शेप जरा सा चेंज हो जाएगा। तो ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ में क्या होता है, अब जरा पूरी कहानी को देख लिया जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल मेक श्योर कर लेना कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ भी है ट्यूब की, इनसफिशिएंट लेंथ ट्यूब की है, देन ऑल्सो ये जो लिक्विड है, दिस लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। देन ऑल्सो ये जो लिक्विड है, दिस लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखना, ठीक है। अब जरा गौर करें क्या लिखा हुआ है। व्हेन द हाइट टू विच लिक्विड कैन राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब इज मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, इज मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। वही वाला केस है कि कितने हाइट तक वो असेंड कर सकता था? 50 सेंटीमीटर, लेकिन ट्यूब की लेंथ कितनी बची? 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब असेंड की जो हाइट है वो ज्यादा हो गई और कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है वो इनसफिशिएंट रह गई, कम हो गई, ठीक है, कम पड़ गई। is more than the length of the tube, the liquid does not overflow। भाई दिस इज कॉन्ट्ररी टू द जनरल परसेप्शन। हमें तो वही लगता है कि भाई इस वाले केस में लिक्विड को ओवरफ्लो कर जाना चाहिए, बट लिक्विड असलियत में यहां पर ओवरफ्लो नहीं करता है। लिक्विड के साथ ही यहां पे क्या हो जाता है, लिक्विड स्पिल आउट नहीं करेगा, उसका मेनिस्कस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इन द ट्यूब इंक्रीजेस एज डिस्कस्ड। अब ये रेडियस जो होगा वो कैसे इंक्रीज हो जाएगा, मेनिस्कस का जो रेडियस होगा वो कैसे इंक्रीज हो जाएगा, जरा उसके बारे में देखना है। तो पहले काम करो बेटा, जो कुछ लिखा हुआ है जल्दी उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा कि भाई यहां पे लिखा हुआ है कि रेडियस जो है ना मेनिस्कस का, मतलब टॉप मोस्ट सरफेस जो होगा लिक्विड का, जो यहां पे भर गया लिक्विड, इसका ये जो मेनिस्कस है उसके रेडियस की बातचीत चल रही है, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहां पे क्या लिखा है, वी नो दैट द हाइट टू विच द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो के बराबर, सरफेस टेंशन एस के बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेनिस्कस वो होगा आर के बराबर। अंतर है, अंतर अंतर एक अलग चीज है। ये जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस की बात की जा रही है ना, वो एक अलग मसला है। अब वो तुमको समझाने के लिए मैं तुमको बाकायदा से पहले पूरा कंटेनर बना के दिखा दूं यार। ये एक काम करूं, मैं अभी कंटेनर को छोड़ देता हूं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ना आपको एक काम कर देता हूं, सिर्फ वो जो कैपिलरी ट्यूब है ना वो जरा मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये मान ली मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, सुनना अच्छे से, ध्यान देना। अब जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से, इमेजिनरी है भाई पूरा। ये सब कैसे बना के रखा है अपन ने, ये सब पूरा अपन ने बना के रखा है बेटा इमेजिनरी, ठीक है। ये सब पूरा हमने बना के रखा है बेटा इमेजिनरी। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था बेटा, ये सब ये तो बाद में आएगा, पहले ऐसा होता है यहाँ पे कि जैसे मान ले लिक्विड राइज अप कर गया, ठीक है। जब लिक्विड राइज अप कर जाएगा तो ये लिक्विड का टॉप मोस्ट मेनिस्कस लेवल है, उसके बाद अंदर लिक्विड ऐसे राइज अप कर गया था, अंदर ऐसे लिक्विड जो है वो राइज अप कर गया था। अब इसके लिए कंटेनर कैसे बनाएंगे अपन, तो कंटेनर बना रहे हैं आपके लिए 2 मिनट में, बस गौर फरमाएगा, कंटेनर बन जाएगा इतने में। तो ये रहा हमारे पास कंटेनर। अब देखो भाई साहब, यहां लिक्विड पूरा भरा हुआ था, अब देखो भाई साहब ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब जो ऊपर का मेनिस्कस है ना, आपको जरा उसके ऊपर ध्यान देना है। ऊपर के मेनिस्कस में खास बात क्या है, देखो ये मेनिस्कस था, तो ये जो कर्वेचर है ना, ये दरअसल एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात समझ में आई। ये जो मेनिस्कस मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल है लिक्विड का, ये जो कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इसका जो रेडियस रहा होगा वो होगा कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर। यहां पे लिखा हुआ है ना कि लिक्विड मेनिस्कस का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और जो कैपिलरी ट्यूब है उसका जो खुद का रेडियस है वो स्मॉल वाला आर होता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है वो होता है स्मॉल वाला आर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का श्योर हो। अब जैसे मान लिया अगर ट्यूब बहुत छोटा होगा मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर ट्यूब बहुत छोटा होता है तो यहां पे इसका जो खुद का रेडियस होगा और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो खुद का रेडियस होगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर लेना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। आगे पूरी बात समझ आई, पूरी बात समझ। तो अभी के लिए हमारे पास कैपिटल आर जब भी मैं बोलता हूं ना, तो ये जो मेनिस्कस था ना, इस मेनिस्कस को अगर देखा जाए तो ये जो मेनिस्कस है वो एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। उस स्फीयर का जो रेडियस है वो होगा कैपिटल आर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जब ऐसा हुआ कि जो ट्यूब ऑफ दी लेंथ, जो ट्यूब थी हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब, उसकी लेंथ पड़ गई छोटी, उसकी लेंथ हो गई इनसफिशिएंट, ठीक है। अब जरा गौर करना, जब एंगल्स की बात की जाएगी, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन 1 ले लेंगे बिकॉज एंगल 0 हो जाएगा फॉर अ वेरी स्मॉल ट्यूब, ठीक है। एंगल कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। जब एंगल 0 हो गया तो एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा बाई नीचे क्या आता है, आर ओ जी। कॉस थीटा क्या हो चुका है, वो तो हो चुका है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 2s कॉस थीटा तो 1 हो चुका है। नीचे आया था आर रो जी, उस आर को मैंने यहाँ फेंक दिया, तो एच आर इक्वल टू क्या हो गया, 2s बाई रो जी। यहीं पे कर दूं मैं इसको, देखो असेंट फॉर्मूला क्या बोलता है, एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन, अब देखो यार रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब वाज स्मॉल आर और मेनिस्कस के स्फीयर का रेडियस इज कैपिटल आर। जब ट्यूब बहुत छोटा होगा तो उस वाले केस में आर और आर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2s cos थीटा बाई आर रो जी। अब नाउ cos थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, 1। चले तो इसके बाद h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 2s और cos थीटा तो गया, वो तो 1 हो चुका है, अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा r रो इंटू जी, ठीक है। अब एक काम किया जाए, यहाँ पे h इंटू आर को एक तरफ लिख दिया जाए
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s और नीचे आ जाएगा रो इंटू जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ऑब्वियसली सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है, ये H, ठीक है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है, उसके बाद डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट होगी, जी की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब अगर जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि H इंटू आर दोनों कैसा हो गया है बेटा, कांस्टेंट हो गया है, H इंटू आर दोनों कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो नाउ एच आर इज अ कांस्टेंट, H into R is a constant। अब जरा गौर करना, therefore R is basically inversely proportional to H। ये वाला फंडा क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। HR तो हो चुका है कांस्टेंट, तो यहां से R is inversely proportional to क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब जरा गौर करना भाई, इनसफिशिएंट लेंथ है तुम्हारा जो ट्यूब है ना, वो पूरे लिक्विड को सही से असेंड करने के लिए अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तुम्हारे ट्यूब की लेंथ बहुत छोटी है। तो अगर इस वाले केस में H की वैल्यू छोटी है, इनसफिशिएंट लेंथ में क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात पूरी समझ में आ गई ना। अब इनसफिशिएंट लेंथ वाले केस में क्या होता है कि H छोटा होता है, अगर H की वैल्यू छोटी है तो R की वैल्यू बड़ी बन जाएगी ना भाई, R की वैल्यू क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, ठीक है। इसमें जरा मैं आगे लिख देता हूं, R is inversely proportional to H, ठीक है। नाउ होता क्या है कि फॉर इनसफिशिएंट लेंथ, अगर ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट है तो फॉर इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्यूब, फॉर इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्यूब, जब ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट होती है तो बेटा होने वाला ये है कि H की वैल्यू क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो H की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो गई है, इसका मतलब R इंक्रीजेस, R की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा। कैसी प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर ट्यूब की लेंथ बहुत छोटी है मतलब H की वैल्यू जा रही है डिक्रीज, H की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली R की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब R क्या था, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था बेटा कि R जो है वो उस मेनिस्कस का, कहां गया R, ये रहा, R जो है वो इस मेनिस्कस के इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है। अब जब ये R बड़ा होगा तो एक बात मैं तुमको बता दूं कि इसका जो मेनिस्कस है ना, इसका जो मेनिस्कस है ना वो फ्लैट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लेना कि जब कभी अगर ऐसा हो जाए, कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर ना R बहुत बड़ा बन रहा है, अगर R बहुत बड़ा बन रहा है ना, तो जब आप इसके मेनिस्कस के पास देखोगे ना तो ये बहुत फ्लैट एंड हो जाएगा, ये बहुत ही फ्लैट एंड हो जाएगा। और जब R छोटा होता है ना तो इसका मेनिस्कस बहुत डिप रहता है, वो कम फ्लैट एंड होता है। तो मैं इस चीज को ना एक बार डायग्राम के सहारे क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब यहां पे क्या है कि therefore R increases, अगर R इंक्रीज हो रहा है, R increases, इसका मतलब ये है it means that the meniscus becomes more flattened। मतलब जब भी इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्यूब होगी आपके पास तो जो मेनिस्कस होगा वो मोर फ्लैटेंड हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, एंड ऑब्वियसली द लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, एंड ऑब्वियसली द लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो तो कतई नहीं करेगा, विच इज एक्सट्रीमली कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ्स। ठीक है, आ गया समझ की नहीं आ गया, चलो ठीक है। अब जरा गौर करें कि ऐसा क्यों होता है। जब मेनिस्कस का रेडियस बड़ा होगा, जब मेनिस्कस का इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस बड़ा होगा तो मेनिस्कस जो है वो फ्लैटेंड क्यों लगता है आपको, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूं, जरा गौर फरमाना पड़ेगा आपको। यहां पे ये लो, ये बड़ा स्फीयर लिया मैंने और ये छोटा स्फीयर लिया, ठीक है। ये बड़ा स्फीयर लिया, ये अपने छोटा स्फीयर लिया, दोनों ही इमेजिनरी स्फीयर्स हैं ऑब्वियसली यार। दोनों ही कैसे स्फीयर्स हैं, ऑब्वियसली दोनों इमेजिनरी स्फीयर्स हैं। दोनों कैसे हैं बेटा, दोनों बाकायदा से इमेजिनरी स्फीयर्स हैं। ये कौन सा स्फीयर है पता है ना, अरे वो जो मेनिस्कस नहीं फॉर्म हो रहा है, वो जो मेनिस्कस नहीं फॉर्म हो रहा है, तो मेनिस्कस का कुछ तो रेडियस रहा होगा ना, उस रेडियस की बात की जा रही है, ठीक है। तो मेनिस्कस जो फॉर्म होगा ना उसके रेडियस की बात की जा रही है। चलो अब जरा गौर करना क्या होता है, जब अपने पास बड़ा स्फीयर बनेगा और जब छोटा स्फीयर बनेगा तो दोनों में ना अगर आप कैपिलरी ट्यूब को डाल के देखें तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी अच्छे से। देखो
मान ले अपने पास ये कैपिलरी ट्यूब है, तो आप यहां पे क्लियरली चेक कर सकते हैं बेटा, जब रेडियस छोटा है ना तो बहुत डिप आया है लिक्विड के सरफेस में, ठीक है। इसका ना काफी ज्यादा कॉनकेव मेनिस्कस है, इसका काफी ज्यादा कॉनकेव मेनिस्कस है, ठीक है। लेकिन जब ओके थोड़ा सा इसको अपन, है तो पूरा वर्चुअली ना, ठीक है, तो काफी ज्यादा इसका ना कॉनकेव सा मेनिस्कस है। लेकिन जब आप इसकी बात ध्यान रखेंगे, जब आप इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको मान लो कि फॉर एग्जांपल एक कैपिलरी ट्यूब यहां पर है, अगर आप इस पे गौर करें तो ये ज्यादा फ्लैट है, ठीक है। इसका जो मेनिस्कस है, इसका जो मेनिस्कस है वो काफी फ्लैट है, देखो ना, नीचे वाला अलग कैपिलरी ट्यूब है, ऊपर वाला अलग कैपिलरी ट्यूब है। अब नीचे वाले का जो मेनिस्कस है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इतना ऐसा बन रहा है मेनिस्कस, ठीक है। तो जब रेडियस छोटा होता है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो छोटा है ना, तो रेडियस आर का मतलब रेडियस ऑफ द मेनिस्कस का स्फीयर, ठीक है। मेनिस्कस का मतलब टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इसका जो स्फीयर है उसका रेडियस मान ये इसमें और इसमें कंपेयर कर लेना, इसका रेडियस छोटा है तो इसका रेडियस इज स्मॉल and meniscus is more concave, meniscus is more concave। यहां पर जो meniscus है वो काफी ज्यादा कॉनकेव है। लेकिन जब आप यहां पे गौर करेंगे तो इतना बड़ा जब स्फीयर होता है तो रेडियस इज हाई, यहां पे रेडियस जो है वो मेनिस्कस वाले स्फीयर का वो काफी लार्ज है, क्लियरली एविडेंट है। तो इसका जो ये मेनिस्कस ऊपर जो बन रहा है, देखो ये कितना ऑलमोस्ट फ्लैटेंड ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैटेंड ही है, ठीक है। तो आर इज लार्ज एंड द मेनिस्कस इज मोर flattened and the meniscus is more flattened, it's as simple as that। यहां तक कोई परेशानी हो रही है क्या? तो हमने क्या बात फिगर आउट कर ली है कि जब इनसफिशिएंट लेंथ होती है ट्यूब की तो h की वैल्यू छोटी हो जाती है। कहां से? इसके पहले से मतलब हमने यहां से फिगर आउट किया इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनिस्कस का इमेजिनरी स्फीयर है, इसको मैं लिख भी देता हूं अच्छे से एक बार। दिस इज द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ द मेनिस्कस, छोटे से लिखेंगे इसको। सो दिस इज द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ मेनिस्कस, दिस इज द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? तो हमने यहां से क्या बात फिगर आउट कर ली बेटा कि एच आर इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है। अब वहां पे अब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एच हो गया। अब होता क्या है कि जब एच छोटा हो जाएगा, ऑब्वियसली यहां पे देखना ना, जब इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ द ट्यूब है तो एच की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। एच की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, इसका ये देखो ना, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये बकायदा से मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्वेचर है वो दरअसल एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है। उस इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस है वो आर के बराबर है। जब एच की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंस यहां पे आपको दिख रहा है ना कि एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, यहां दिख रहा है ना आपको कि h इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो h और r कैसी प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में। अगर h की वैल्यू कम है तो r की वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा। r का मतलब रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ मेनिस्कस। अब इनसफिशिएंट लेंथ था तो h की वैल्यू छोटी थी तो r की वैल्यू को बड़ा होना पड़ा, और जब r बड़ा हो गया तो मैंने ये लिख दिया कि r बड़ा होने का मतलब ये है कि मेनिस्कस जो है वो काफी ज्यादा फ्लैटेंड हो जाएगा, मेनिस्कस जो है वो काफी ज्यादा फ्लैटेंड हो जाएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए आई नीड टू ड्रॉ दिस फिगर, दीज फिगर्स, ठीक है। यहां पे क्या समझ में आ गया? जब ये बड़ा स्फीयर बना, इसका मेनिस्कस देखो कितना फ्लैट एंड है, और जब ये छोटा सा पेद्दू सा स्फीयर बना तो चेक करो इसका मेनिस्कस कितना ज्यादा कॉनकेव टाइप जा रहा है। आई बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ द ट्यूब था, एच की वैल्यू कम हो गई, आर की वैल्यू बढ़ गई, ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा। आर की वैल्यू जब बढ़ गई इसका मतलब रेडियस बड़ा बन गया तो मेनिस्कस फ्लैटेंड हो गया। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी है कि मेनिस्कस बिकम्स मोर फ्लैटेंड एंड ऑब्वियसली द लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये वाली कहानी होती है फॉर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो ऑब्वियसली पहले आप जरा यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे।
व्हेन द हाइट टू विच लिक्विड कैन राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब इज मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब छोटी पड़ गई, द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो, दिस इज बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इन द ट्यूब इंक्रीजेस। अब ये रेडियस क्यों इंक्रीज हुआ वो मैंने बाकायदा से पूरा क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद h इज इक्वल टू क्या था, 2s cos थीटा बाई r रो जी, छोटा सा ट्यूब था, पतला सा ट्यूब था, थीटा की वैल्यू कितनी अप्रोक्सीमेटली 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा को 1 रख दो अपॉन नीचे क्या हो गया r रो जी, तो HR को एक तरफ लेकर के आ गया, और ये जो चीज है ना 2s cos थीटा बाई रो जी, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां से बाकायदा नोट करते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया बेटा क्लियर, 3 2 1 रेडी गो डन। छोटा वाला आर जो है वो कैपिलरी ट्यूब का खुद का रेडियस है, और जो बड़ा वाला आर होगा वो दरअसल ये जो इमेजिनरी स्फीयर बना ना मेनिस्कस का, मेनिस्कस खुद एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट था, ठीक है। ये जो येलो से मैंने बनाया ना इसको बोलेंगे मेनिस्कस, इसको बोलेंगे मेनिस्कस। आ गई पूरी बात समझ में, ये पूरा क्लियर है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाया जाए। हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब। चलो आगे बढ़े अब इससे। ये रहा आपके पास फाइनल कि हाँ भैया कैसे ऐसा होता है कि जब रेडियस जो है ना वो बड़ा हो जाए तो मेनिस्कस फ्लैटेंड कैसे हो जाता है, तो वो चीजें यहाँ पे बकायदा मैंने आपको समझा करके रखी हैं। दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा। नीचे वाला कैपिलरी ट्यूब है जब मेनिस्कस का इमेजिनरी स्फीयर छोटा बने, ऊपर वाला कैपिलरी ट्यूब है जब मेनिस्कस का इमेजिनरी स्फीयर बड़ा बने, ठीक है। चलो ओके डन, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। तो दिस वाज राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। चलो ओके, HR क्या हो चुका है, फाइनाइट कांस्टेंट हो चुका है, उसके कारण ही ऐसा हुआ। व्हेन द ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, जब ट्यूब की लेंथ कैसे हो जाती है इनसफिशिएंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इंक्रीजेस सो एज टू मेंटेन द प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। RH अ फाइनाइट कांस्टेंट, इतनी सी बात तो क्लियर है। अब R इंटू एच को रहना है कांस्टेंट, तो अगर H की वैल्यू कम हो गई है तो R की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा ना, तो H की वैल्यू कम अगर हो गई है तो R की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा ना, तभी जाकर के दे विल बी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। पूरा क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। दैट इज एज H डिक्रीजेस R शुड इंक्रीज एंड द लिक्विड मेनिस्कस बिकम्स मोर एंड मोर फ्लैट बट द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो, ठीक है। ये वाली पूरी बात समझ में आ गई, फिगर तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर ही चुका था। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा फटाफट, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, क्लियर दिस अप क्लियर दिस अप क्लियर दिस अप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको बहुत शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। डेरिवेशन भी था इसके अंदर, बातचीत भी बहुत सारी करी, डायग्राम्स भी बहुत सारे बन गए, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा जो है वो इस चैप्टर का, इस कंटेंट का स्पेसिफिकली समझ में आ गया होगा। अब बस बनता ही है बेटा कि तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से शाम को बैठ के, रात को बैठ के, हो तो कल, लेकिन इसको रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आगे मेरी पूरी बात समझ में, चलिए ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है CBSE इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की क्लासेस विथ एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।